बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 16 कोऑर्डिनेशन। चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट है, सेकेंड ईयर बायोलॉजी का। इससे पहले हमने फर्स्ट ईयर का फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर लिया था चैप्टर 16 का। तो आज हमारा सेकेंड हाफ है। इसमें हम सबसे पहले मसल्स को देख लेते हैं। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल जो सबसे पहले किंगडम के अंदर इवॉल्व हुए थे वो स्मूथ मसल थे। स्मूथ मसल सेल्स काफ़ी लॉन्ग होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं और उनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है। इनके अंदर कोई स्ट्रिएशन नहीं होते और ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं होते। ये मसल्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्लड वेसल्स में मौजूद होते हैं और ये मोस्टली मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स जो है इनसे ही बना हुआ होता है, तो इसलिए ये इनवॉलेंट्री होते हैं। कार्डियक मसल्स जो होते हैं ये एक चेन ऑफ सिंगल सेल होता है, ईच विद न्यूक्लियस। हर एक सेल का अपना न्यूक्लियस होता है और इनके अंदर स्ट्रिएशन भी मौजूद होती है। इनवॉलेंट्री होते हैं, ब्रांचेज होती है। स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होंगे, ये वाहिद मसल्स हैं जो वॉलेंट्री हैं, यानी हमारे कंट्रोल में स्ट्रिएटेड होते हैं ड्यू टू अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, और ये मौजूद होंगे बाइसेप एंड ट्राइसेप में। टेंडन्स आर बंडल ऑफ कोलेजन नॉन इलास्टिक अटैच मसल्स टू बोन्स। स्केलेटल मसल फाइबर की अगर हम बात करें तो हर मसल जो है मेड अप ऑफ मसल बंडल एंड मसल बंडल फर्दर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स विच आल्सो नोन एज द फाइबर। ईच सेल और फाइबर हैव मल्टीपल ओवल न्यूक्लियाई जस्ट बीनीथ द सार्कोलिमा, यानी जो मसल सेल की मेम्ब्रेन है उसके बिल्कुल नीचे आपको मल्टीपल ओवल न्यूक्लियाई नजर आएंगे। ये ह्यूज सेल्स होते हैं, इनका डायमीटर 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। सार्कोप्लाज्म जो होते हैं वो डिफर करता है साइटोप्लाज्म से, सिर्फ इसके अंदर लार्ज ग्लाइकोजन एंड मायोग्लोबिन मौजूद होता है। हर सेल और फाइबर जो होता है उसका लार्ज नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स उसमें मौजूद होते हैं और उसके पूरी यानी लेंथ में एक्सटेंड हुए होते हैं। ईच मायोफिब्रिल का जो डायमीटर होगा वो 1 to 2 माइक्रोमीटर होगा और हर मायोफिब्रिल फर्दर कंपोज होगा छोटे छोटे यूनिट्स पर, जिसे आप सार्कोमेयर कहेंगे। ईच सार्कोमेयर हैज़ डार्क एंड लाइट बैंड। ईच डार्क बैंड को आप कहेंगे ए बैंड, जबकि लाइट बैंड को आप कहेंगे आई बैंड। उसके बाद ए का मतलब होता है एनाइसोट्रॉपिक, मीन्स इट कैन पोलराइज विजिबल लाइट, एंड आई फॉर आइसोट्रॉपिक। तो यहाँ याद रखिए ए मीन एनाइसोट्रॉपिक एंड आई फॉर आइसोट्रॉपिक। लाइटर स्ट्राइप इन मिड सेक्शन कॉल्ड ए बैंड। अच्छा, आपको लाइट जो स्ट्राइप नज़र आएगी उसे ए बैंड कहते हैं या फिर एच जोन भी कहते हैं। हेल एच का मतलब होता है हेली, मीन्स ब्राइट। एच जोन इज बाइसेक्टेड एट राइट एंगल बाय डार्क लाइन। एच जोन फिर को एक लाइन बाइसेक्ट करती है राइट एंगल पर, 90 के एंगल पर, जिसे आप एम लाइन कहते हैं, जिसे मिड लाइन ऑफ आई बैंड इज कॉल्ड जी लाइन। आई बैंड की जो मिड लाइन होती है उसे जी लाइन कहेंगे। जी मीन्स विश, बिटवीन। विश का मतलब होता है बिटवीन। सार्कोमेयर इज द रीजन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइन। सार्कोमेयर जो होता है वो रीजन होता है मायोफिब्रिल का जहाँ दो जी लाइन, सक्सेसिव जी लाइन के दरमियान वाला जो होता है पोर्शन, उसे सार्कोमेयर कहते हैं। सार्कोमेयर इज द स्मॉलेस्ट कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। सार्कोमेयर जो होता है ये छोटा कंट्रैक्टाइल यूनिट है मसल फाइबर का। मायोफिब्रिल कंटेन मायोफिलामेंट्स। जो मायोफिब्रिल होता है वो फर्दर कंपोज होता है मायोफिलामेंट्स पे। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल अगर हम देखें, हर जो मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट, यानी ईच मायोसिन प्रोटीन है ये, और इसको जो है थिन फिलामेंट जिसे एक्टिन फिलामेंट होते हैं इससे सराउंड किए होते हैं 6 ऑन ईच एंड। व्हेन मसल फाइबर कंट्रैक्ट, जैसे ही मसल फाइबर कंट्रैक्ट करता है, शिफ्टिंग अकर इन थिन एंड थिक फिलामेंट। तो थिन एंड थिक फिलामेंट में शिफ्टिंग होती है। आई बैंड जो होता है वो रिड्यूस इन लेंथ एंड जी लाइन कम क्लोजर। आई बैंड की जो लेंथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है और जी लाइन क्लोजर आ जाती है। स्लाइडिंग फिलामेंट वॉज hypothesized by Huxley and A.F. Huxley in 1954. According to this model, sliding filament model, yet filament slide past the thick, यानी thick one, so that actin and myosin filament overlap to greater degree. थिन फिलामेंट जो होता है वो स्लाइड ओवर होता है थिक फिलामेंट के, और ये इतना ज़्यादा ओवरलेप हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर जो है ओवरलेपिंग हो जाती है। जैसे ही कंट्रैक्शन, ड्यूरिंग कंट्रैक्शन जी लाइन कम क्लोजर, आई बैंड शॉर्ट एंड एच जोन डिसअपियर। जी लाइन जो दो थी वो एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, आई बैंड बहुत शॉर्ट हो जाता है और एच जोन तो डिसअपियर हो जाता है। क्रॉस ब्रिजेस ऑफ थिक फिलामेंट अटैच विद बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। क्रॉस ब्रिजेस जो होती हैं थिक फिलामेंट की वो अटैच हो जाती हैं विद बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। दीज क्रॉस ब्रिजेस then contract to pull the actin toward the center of sarcomeres. Control of bridges at rest, tropomyosin cover the sites and actin on actin chain. जैसे ही कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी मसल्स के अंदर, तो उस वक्त जो ट्रोपोमायोसिन होता है वहाँ पर
उसने एक्टिन चेन को कवर किया हुआ होता है ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। लेकिन जैसे ही मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन होंगी तो कैल्शियम आयन जो होते हैं वो बाइंड हो जाते हैं ट्रोपोनिन्स के साथ और करते हैं स्लाइट मूवमेंट, मसल्स के अंदर थोड़ी सी मूवमेंट करते हैं। दिस स्लाइट मूवमेंट डिस्प्लेस ट्रोपोमायोसिन। ये जो थोड़ी सी मूवमेंट होती है ये जिससे ट्रोपोमायोसिन जो है डिस्प्लेस्ड हो जाता है और साइड्स नज़र आने लग जाती हैं। देन फिर क्या होगा कि मायोसिन हेड अटैच विद एक्टिन फिलामेंट। मायोसिन का जो हेड है वो अटैच होगा एक्टिन फिलामेंट फॉलोड बाय एटीपी हाइड्रोलाइसिस, और एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होगी। तो ये जो एटीपी है इस प्रोवाइडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ से आती है? बहुत सारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वहाँ से आती है। एक्चुअली एटीपी ब्रेक द लिंक बिटवीन मायोसिन एंड एक्टिन। तो ये मायोसिन और एक्टिन के दरमियान जो लिंक बना हुआ था उसको ब्रेक करने के लिए ये एटीपी यूज़ होती है। आफ्टर डेथ एटीपी अमाउंट फॉल्स इन द बॉडी। जैसे ही डेथ होती है इंसान की तो उसके अंदर जो एटीपी की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा गिर जाती है और ब्रिजेस जो है वो ब्लॉक नहीं हो सकती, इसलिए जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, सख्त हो जाती है आफ्टर डेथ, विच इज़ कॉल्ड रिगर मॉर्टिस, और इसे हम रिगर मॉर्टिस कहते हैं। एक्टिन मायोसिन कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन इज इनिशिएटेड एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एक्टिन और मायोसिन कंट्रैक्शन की अगर हम इंटरेक्शन क्या होते हैं आपस का, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो मसल्स की कंट्रैक्शन होती है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे इनिशिएट होती है। कंप्लीट मोटर यूनिट कंट्रैक्ट साइमल्टेनियसली इन रिस्पॉन्स टू एक्शन पोटेंशियल। जैसे ही कोई स्टिमुलस या एक्शन पोटेंशियल आता है तो उस वक्त जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मोटर न्यूरॉन जो है वो कंट्रैक्ट हो जाता है। टी ट्यूब्यूल्स आर एक्सटेंशन ऑफ सार्कोलीमा विच आर कंटिन्यूस एक्स्ट्रा सेलुलरली। टी ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो सार्कोलीमा की एक्सटेंशन होती है। सार्कोलीमा आपको पता है कि मेम्ब्रेन ऑफ द सार्कोप्लाज्म, मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल। थाउजेंड्स ऑफ सच टी ट्यूब्यूल्स इन अ सिंगल सेल। बहुत सारी ये टी ट्यूब्यूल जो उसकी मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती हैं इसे आप टी सिस्टम कहेंगे। टी सिस्टम इनसर्कल द मायोफिब्रिल एट जी लाइन। टी सिस्टम जो है फिर वो इनसर्कल करता है मायोफिब्रिल को जी लाइन पे और या फिर ए एंड आई बैंड जंक्शन पे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म ट्रैक्स विद टी ट्यूब्यूल्स। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मिलकर दो टी ट्यूब्यूल्स के साथ मिलकर ट्राइएड्स बना देता है at interval along myofibril. Nerve impulse is carried to sarcoplasmic rectum through T tubule. जो भी नर्व इम्पल्स आती है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक इन टी ट्यूब्यूल के थ्रू जाती है। कैल्शियम गेट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक ओपन एंड रिलीज द कैल्शियम इन साइटोसोल। कैल्शियम गेट जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और रिलीज करते हैं कैल्शियम आइन को इन साइटोसोल के अंदर। देन दिस बाइंड विद द ट्रोपोनिन ऑफ थिन फिलामेंट एंड एक्सपोज बाइंडिंग साइट फॉर क्रॉस ब्रिजेस। मसल कंट्रैक्शन इज ऑल और नन। मसल कंट्रैक्शन होगी या नहीं होगी, डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन जो होती है वो डिपेंड करती है कि कितने ज़्यादा फिब्रिल एक्टिव हुए हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम्स नहीं होते। तो ये यहाँ पर था एनर्जी एंड फटीग। स्टोर्ड एनर्जी इन ऑल टू ग्लूकोज टू एटीपी फॉर मसल कंट्रैक्शन एरोबिकली। क्रिएटिनिन फास्फेट जो है ये एनर्जी स्टोरिंग सब्सटेंस है, यानी ग्लाइकोजन के अंदर भी स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो है। उसके बाद थर्ड सोर्स जो एनर्जी का है वो एनएरोबिकली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड। एनएरोबिकली हम जो ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन करते हैं तो उसके नतीजे में भी हमें एनर्जी मिलती है। थर्ड जो सोर्स है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज मसल फटीग। अगर बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है लैक्टिक एसिड जिसकी वजह से मसल फटीग हो जाती है। बेसिक कॉज ऑफ मसल फटीग जो है एटीपी की कमी ड्यू टू विद डिटैचमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिजेस नहीं हो पाते। रिजल्ट और स्टॉप दे रिमेंड अटैच, और इस तरह से वो एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं काफ़ी देर के लिए। प्रोलॉन्ग कंट्रैक्शन होती है। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से पीएच जो होता है मसल्स का वो काफ़ी गिर जाता है। एंड हैंस एक एंड एक्सट्रीम फटीग। तो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बहुत ज़्यादा थकावट होती है व्हेन लैक्टिक एसिड ब्रेक ग्लूकोज। एक्सरसाइज स्टैटने एंड क्रैम्प। एक्सरसाइज रिजल्ट इन इंक्रीज साइज ऑफ मसल स्ट्रेंथ एंड फटीग रेजिस्टेंस। एक्सरसाइज करने से फटीग नहीं होती और मसल्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और मसल्स का साइज बढ़ता है। कैपिलरी सराउंडिंग मसल इंक्रीज एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल्स। कैपिलरीज जो होती हैं जिन्होंने मसल्स को सराउंड किया होता है वो इंक्रीज हो जाती हैं एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। मायोग्लोबिन सिंथेसाइज्ड इन मसल्स फाइबर। मायोग्लोबिन जो है वो मसल फाइबर में बनती है। कंप्लीट इमोबलाइजेशन ऑफ मसल्स। अगर मसल्स को आप हरकत नहीं देते हो तो इसके नतीजे में एट्रोफी हो जाती है। लो कैल्शियम इन ब्लड कॉज टेटने। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा कम है तो फिर एक डिजीज़ हो जाएगी जिससे टेटने कहते हैं, जिससे एक्साइटेबिलिटी एंड लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ न्यूरॉन्स जो होती है वो लॉस हो जाती है सेंसेशन, और एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मसल ट्विच और कन्वल्जन होकर मसल्स के अंदर ट्विचेस होते हैं और
कन्वर्जन भी हो सकते हैं अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए टू स्पैम ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स भी पैरालाइज हो सकता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकती है और इवन दैट के डेथ भी हो सकती है। टेटनिक कंट्रैक्शन ऑफ एंटायर मसल इज कॉल्ड क्रैम्प। अगर पूरे का पूरा मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट करता है तो उसे हम क्रैम्प कहते हैं। क्रैम्प रिफ्लेक्ट लो ब्लड शुगर लेवल। क्रैम्प जो है उस वक्त होता है जब ब्लड के अंदर शुगर बहुत कम होती है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते, डिहाइड्रेशन होती है या फिर इरिटेबिलिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन्स। फंडामेंटल ऑफ स्केलेटल मूवमेंट। अब देख लेते हैं स्केलेटल मूवमेंट। Origin, insertion, belly are three parts of muscles. Origin is stationary. Insertion move the bone while belly controls in between. तो origin जो होता है ये क्या होता है, स्टेशनरी होता है, मूव नहीं करता। इंसर्शन जो पॉइंट है वो मूव द बोन, जबकि बैली जो है वो कंट्रैक्ट करता है। लिगामेंट अटैच बोन टू बोन। इससे पहले हमने पढ़ा था टेंडन्स अटैच बोन टू मसल्स, लिगामेंट अटैच बोन टू बोन एंड आर इलास्टिक वाइल टेंडन्स आर नॉन इलास्टिक। एंड अटैच्ड अटैच मसल्स टू बोन्स, और इनका काम ये होता है कि मसल्स को बोन के साथ अटैच करवाते हैं। क्लोस्ट्रिडियम टेटने कॉज एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़। द टेटनस जो है ये इस बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम टेटने की वजह से होती है। टेटनस इज फैटल्ड ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलर अप टू 40%। टेटनस बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, फैटल होती है और इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी फेलर होता है वो तकरीबन 40% होता है। 650 मसल्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ईच बोनी लिवर इज मूव्ड बाय एंटागोनिस्टिक मसल्स पेयर। बाइसेप ब्रैकी मसल्स अराइज फ्रॉम टू हेड ऑफ स्कैपुला एंड इंसर्टेड इन रेडियस बोन। तो बाइसेप ब्रैकी मसल्स जो होते हैं वो स्कैपुला के दो जो हेड होते हैं वहाँ से राइज होते हैं और फिर रेडियस बोन में इंसर्ट होते हैं। ब्रैकियलस मसल्स इंसर्टेड इन अल्ना बोन ऑफ elbow. Invertebrate locomotion, when flagellum moves forward, euglena does not move backward. जब flagellum जो है यूग्लिना का आगे की तरफ मूव करता है तो वो यूग्लिना खुद पीछे की तरफ मूव नहीं करता। flagellum is at anterior end and pulls the body forward. flagellum उसको आगे की तरफ मूव करवाता है। waves in spiral fashion pass from base of flagellum to tip which cause rotation. active contractile myonemes help to change direction in euglena. जो contractile myonemes होते हैं वो यूग्लिना को उसकी डायरेक्शन को चेंज करवाने में हेल्प करते हैं। इन पैरामीशियम में सीलरी वेव्स होती हैं उसके एंटीरियर एंड प्रोग्रेस इन पोस्टीरियर, यानी एंटीरियर एंड से स्टार्ट होकर पोस्टीरियर एंड की तरफ जाती हैं। सीलिया आर एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन विद डायमीटर ऑफ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। ईच सीलिया हैज़ 9 पेयर ऑफ फिब्रिल्स एट पेरिफेरी एंड 2 फिब्रिल्स एट सेंटर। 1955 के अंदर ब्रैडफोर्ड सजेस्टेड मूवमेंट ऑफ सीलिया बाय स्लाइडिंग ऑफ डबल फिब्रिल्स इन 2 ग्रुप्स, यानी 5/9 contracts to bend cilia in effective stroke while 4/9 contract in recovery. Enzymes are present in cilia to hydrolyze ATP to provide energy. Jellyfish moves by jet propulsion mechanism and the body is called bell. जेट प्रोपल्शन मैकेनिज्म, यू नो दैट कि जैसे जेट आगे जाता है तो पीछे से धुआं निकलता है, इसी तरह जेली फिश मूव करती है, आगे मूव करती है और वाटर जो है वो बैकवर्ड मूव करता है। अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट शोन बाय अर्थवॉर्म ड्यू टू सीटी एंड मसल्स। फर्स्ट अर्थवॉर्म बिकेम लॉन्ग एंड थिन। एंटीरियर सीटा एंकोर एंड होल्ड। सबसे पहले अर्थवॉर्म जो होता है वो लॉन्ग और थिन हो जाता है, उसके एंटीरियर सीटा से वो अपने आप को वहाँ होल्ड करता है। द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कंट्रैक्ट एंड बॉडी शॉर्टन पुलिंग इट फॉरवर्ड। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कंट्रैक्ट होंगे और पुल करेंगे बॉडी को फॉरवर्ड। देन पोस्टीरियर सीटा एंकोर एंड सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट। फिर पोस्टीरियर सीटा जो होते हैं वो एंकोर करते हैं अपने आप को और सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं। कॉकरोच अगर हम बात करें तो वो स्विफ्ट वॉक करता है एंड फ्लाई। फॉर लेग एंड हाइंड लेग पुल एंड पुश ऑन वन साइड विच अपोजिट मिडल लेग एक्टिंग एज प्रॉप। सेम इज रिपीटेड फॉर आइदर 3 legs. पोस्टीरियर पेयर ऑफ विंग ब्रिंग अबाउट फ्लाइट इन कॉकरोच। जो पोस्टीरियर पेयर्स होते हैं वो उसको उड़ने में हेल्प करते हैं। स्नेल जो होती है वो क्रॉल करती है, उसके बाद मस्कुलर फूट मौजूद होता है। स्टारफिश मूव विथ ट्यूब फीट एंड आर्म हेल्प इन स्विमिंग। वर्टिब्रेट की लोकोमोशन देखें तो फिश के अंदर स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, फिन्स प्रोजेक्ट होते हैं, उसके आउटसाइड डर्मल डेंटिकल मौजूद होते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेज में फिशेज कैन एंड स्केल्स इन बोनी फिशेज। फिशेज आर मेड फ्रॉम स्लिमी म्यूकस और टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ताकि जो म्यूकस है वो वाटर के अंदर उसकी फ्रिक्शन ज़्यादा जो है उसको कम कर सके। अच्छा, उसके बाद डॉर्सल एंड वेंट्रल फिन जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं।
stabilize the body. Pectoral and pelvic flared fins steer and balance the body, and caudal और tail जो होते हैं वो propel करते हैं body को forward. तो fish के अंदर ऐसे movement होती है. Amphibians के अंदर आपको पता है general build like fishes and wriggle along their belly with the help of segmentally arranged muscles like swimming on land. बिल्कुल ऐसे जैसे कि land के ऊपर swim कर रहे हैं. Other raise their body on legs which act as movable lever. Swimming and jumping is specialized in anorans due to extensor thrust of limbs. Frog and toad walk and hops due to strong hind limbs. Reptile skeleton is inherited from ancient amphibians. Highly ossified होते हैं ये. एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा होते हैं इनमें. सर्वाइकल वर्टिब्रा रीजन प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. एक्सिस इज़ मॉडिफाइड फॉर रोटेशनल मूवमेंट. एक्सिस जो है इनको रोटेट करवाने में हेल्प करता है रेप्टाइल्स को. और स्नेक रिब्स जो होती हैं आर कनेक्टेड विद द बेली स्केल्स टू एड इन लोकोमोशन. Many historic reptiles are bipedal. They had narrow pelvis and long tail for balance. This bipedalism free for appendages for prey capture and flight. Birds के अंदर skeleton modified for flight with large air spaces in bones. Sternum is modified to form keel for attachment of muscles. During gliding, wings act as aerofoil. Angle of wing with air provide lift. In active flight, flapping of wings lift the bird up due to low pressure inside. Mammals, plantigrade, which walk on their soles with palms, wrist, and digit, all are resting on grounds such as monkeys, apes, man, and bear. All these are plantigrade. Digitigrade walk on digits only, run faster than plantigrade. First digit is reduced or completely lost. Examples are rabbit and rodents. Unguligrades on tips of toes modified into hoof like deer, goats. It's not swift type of locomotion. S-band locomotion occur in fishes which pass anterior to posterior. Tetrapod pelvic girdle is united to sacral region of vertebrate column. Acetabulum is the depression between ilium, ischium and pubis. ये three bones के अंदर एक depression होता है जिसे acetabulum कहेंगे for attachment, femur attachment. Flight has evolved in pterodactyl birds and bats. Now chapter end, chapter number 16. उसके बाद इंशाल्लाह हम 17 को पढ़ेंगे.